नमस्कार, रोशन भाव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मोहाली में सुरक्षा के प्रबंध चाक चौबंद किए गए हैं। मोहाली को छावनी में तब्दील किया गया है। इसके साथ ही इंदिरा कॉलोनी में पुलिस पर हमला हुआ है और रितु जो कि एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी है, उसकी मदद को कांग्रेस यूथ भी सामने आई है। ऐसी ही खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मोहाली में हुए सुरक्षा प्रबंधों को लेकर। मोहाली में जिस तरह पिछले दिनों घटना घटी है और विक्की मिड्डू खेड़ा पर हमला हुआ और सरेआम गोलियां चलाई गई, इसको लेकर पुलिस कोई कोताही अब नहीं बरतना चाहती। इसी को लेकर मोहाली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, वाहनों की चेकिंग हो रही है ताकि आने वाले 15 अगस्त के कार्यक्रम में किसी भी अप्रिय घटना को पहले से ही रोका जा सके। इसी के साथ मोहाली पुलिस द्वारा प्रदेश में, राज्य में, यहाँ तक कि मोहाली में भी फ्लैग मार्च निकाला गया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर मोहाली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मोहाली में स्वतंत्रता कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री, आने वाले मेहमानों और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मोहाली को छावनी में तब्दील किया गया है। मोहाली में रविवार को आजादी दिवस पर होने वाले समागम के चलते पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए डीएसपी गुरशेर सिंह संधू के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा भी लिया गया। इस बार फेज 6 मार्केट की चेकिंग हुई, होटलों और पीजी की चेकिंग हुई। शहर के एंट्री पॉइंट्स पर रात के नाके लगाए गए, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। देर रात तक पुलिस सड़कों पर नजर आई। यह इसलिए भी जरूरी है कि ताकि 5 दिन पहले जिस तरह दिन दिहाड़े विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या हुई है, उसको लेकर पुलिस कोई कोताही बरतती हुई नजर नहीं आ सकती। वहीं वारदात को अंजाम ना दे कोई, इस तरह से पुलिस तर्क भी नजर है। डीएसपी गुरशेर सिंह संधू का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समागम में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए एयरपोर्ट रोड के अलावा शहर के 2 दर्जन एंट्री पॉइंट्स पर रात को नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चंडीगढ़ के साथ लगते इंदिरा कॉलोनी में पुलिस पर हमला हो गया। हुआ यूं कि यहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़े हुए थे। पुलिस यहां पर पहुंची मामले की जांच करने के लिए, तो इन पक्ष जो आपस में भिड़े हुए थे, इन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस पर पथराव हुआ, यहां तक कि पुलिस के कई अधिकारियों पर नोकीले हथियारों से हमला हो गया। पुलिस को काफी हद तक पीछे हटना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा, भागती हुई नजर आई पुलिस। लेकिन इसके बाद पुलिस एकदम से सुदृढ़ हुई और मौका संभाला और सुबह तड़के 3 बजे से 4 बजे तक कई लोगों को उठाया गया, राउंड अप किया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। पंचकुला में 2 पक्षों में झगड़ा रुकवाने गई पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस की 3 पीसीआर गाड़ियां भी यहां पर उपद्रवियों के हमले का शिकार हो गई। इस दौरान सेक्टर 14 थाना प्रभारी और सेक्टर 16 पुलिस चौकी इंचार्ज के साथ कुल 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात पंचकुला के सेक्टर 16 की इंदिरा कॉलोनी में पुलिस 2 पक्षों का झगड़ा रुकवाने गई थी, जहां उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर दी। दोनों पक्षों के लोगों ने पत्थर, तलवारों, गंडासों के साथ पुलिस पर हमला कर दिया। इस पूरे मामले में आरोपियों ने सेक्टर 16 पुलिस चौकी इंचार्ज सुशील कुमार के मुंह पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोट लगी। वहीं सेक्टर 14 पुलिस थाना प्रभारी राजीव मिगलानी के ऊपर भी ईंटों से हमला किया गया, जिससे उनकी टांग और पीठ पर चोट आई है। जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 6 से 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 3 पीसीआर गाड़ियों को भी क्षति पहुंची है, जिससे पीसीआर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है और पीसीआर गाड़ियों में बैठे ड्राइवर और अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने कई आरोपियों को देर रात 3 बजे राउंड अप किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पे 2-3 व्यक्ति छत पे चढ़ के ईंटें बरसा रहे थे बहुत 2 घंटे से। मैं गया वहाँ पे, सब लोग नीचे से लठ उठा के बोल रहे थे, बहन जो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, कोई बच्चा मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पुलिस भी थी वहाँ पे। पुलिस भी ईंट पत्थरों के सामने क्या करती, पुलिस भी घायल हुई है, पुलिस वालों को भी चोट लगी है। किस किस को चोट लगी? इंचार्ज एसएचओ? इंचार्ज है और इंचार्ज जनाब है और 2 और शायद है, मैं शकल से पहचानता हूँ सर। और दूसरा बहुत सारे बुढ़िया बच्चे, उनको भी चोट लगी है। पुलिस ने, मैंने नहीं पता सर इस बात का, पुलिस ने बहुत संघर्ष किया है उनको और मैंने पकड़ के दिए वो दोनों के दोनों। भाग गया। एक साहिल है, एक शायद सत्यवान चुंडी वाला पीछे,
आपको पता चला कि किस लिए झगड़ा हुआ था ये? झगड़ा तो नहीं पता सर मुझे, मैं तो उस टाइम आया यहाँ पे, ईंट पत्थर चल रहे थे, पुलिस खड़ी थी, पुलिस अंदर जा नहीं रही थी और दलबीर MC ने मेरे को इजाज़त दी, जा नीचे उतार दे। मैं बोला ठीक है सर, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी पकड़ के नीचे घेर के लेके आता हूँ। एक कोई विक्की है, एक सत्यवान है, एक साहिल है, शायद 3 है सर। ये 2-3 भाग गए, ऊपर से कूद गए। 2-4-5 घंटे से ईंट पत्थर चले, मंडेरे तोड़ तोड़ के। जैसे ही इंदिरा कॉलोनी में पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस तुरंत हरकत में आई। इंदिरा कॉलोनी में माहौल को नियंत्रण में करने के लिए यहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में पुलिस के कई आला अधिकारी भी शामिल हुए। पंचकुला की इंदिरा कॉलोनी में देर रात पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाई और फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने मौके से कई हथियार भी बरामद किए हैं। ये हथियार ड्रोन की मदद से बरामद किए गए हैं। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया है। पुलिस ने सुबह तड़के ही ऐसे लोगों को उठा लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। काबिल जिक्र यह है कि बुधवार देर रात 2 पक्षों की लड़ाई के मामले में सूचना मिलने पर पुलिस टीम इंदिरा कॉलोनी पहुंच गई थी। छानबीन की जा रही थी। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर तेजधार हथियार, लाठियों, ईंटों और पत्थरों से हमला कर दिया। यहां पर पुलिस अपने आप को बचाती हुई नजर आई और अपने आप को बचाने के लिए पुलिस ने हवाई फायर कर डाली। पुलिस द्वारा हवाई फायर करने के बाद जान बचा पाई थी पुलिस अपना और अपने सहयोगियों का, साथियों का। इस हमले में करीब 8 से 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि 3 PCR भी क्षतिग्रस्त हुई थी। इसके बाद पंचकुला पुलिस ACP विजय नेहरा की अध्यक्षता में इंदिरा कॉलोनी में फ्लैग मार्च निकाला गया। ACP विजय नेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो, कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सेक्टर 14 थाना प्रभारी राजीव मिगलानी ने बताया कि देर रात उपद्रवियों द्वारा हमले के दौरान हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायर करने पड़े थे, लेकिन जिन्होंने भी पुलिस पर हमला किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि 2 ग्रुप हैं जो राइवल ग्रुप राजीव कॉलोनी में, उनमें झगड़ा हो रहा है और आपस में पत्थरबाजी हो रही है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौका पर पहुंची तो शरारती तत्वों ने पुलिस के ऊपर भी हमला किया और अंधेरे का मौके का फायदा उठा के जो है डेडली वेपन्स और पत्थरों से पुलिस पार्टी पर भी हमला किया। इस संबंध में जो है मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। कुछ जो शंकित लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनको राउंड अप भी किया गया है और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में मैंने मौका की विजिट भी की है और जो है यहाँ से देखा है कि किस प्रकार ये घटना कहाँ हुई। वारदात जो करते हैं ऑन एंड ऑफ पहले भी उनके घरों की तलाशियाँ ली गई हैं और जो सामान जब्त हुआ है वो नियमानुसार मुकदमा में जो है कब्जा में लेकर कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता राकेश टिकैत चंडीगढ़ में पहुंचे हुए थे। यहाँ पर उन्होंने मटका चौक पर किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे बाबा निहंग लाभ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लाभ सिंह का किसान समर्थन मिल रहा है, उस तरह से हर किसी को किसानों के समर्थन में आगे आना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी घोषणा की कि आज मटका चौक का नाम लाभ सिंह चौक हुआ है। आने वाले दिनों में लाभ सिंह का स्टैचू मटका चौक पर भी लगेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत बुधवार को 8 बजे सेक्टर 9 स्थित मटका चौक पर किसानों के समर्थन में बैठे बाबा लाभ सिंह से मिलने पहुंचे। इस दौरान किसान नेता टिकैत ने कहा कि अभी तो सिर्फ गूगल मैप पर ही बाबा लाभ सिंह का नाम दिखा है। मटका चौक पर बहुत जल्द निहंग बाबा लाभ सिंह का स्टैचू बनाया जाएगा। वहीं उनके इस दौरे की वजह से 35 मिनट तक सड़कों पर वाहन जाम रहे, लंबी लंबी कतारें लगी रही, लोग परेशान होते रहे और टिकैत साहब बाबा लाभ सिंह से मिलते रहे। इस दौरान टिकैत ने कहा कि जो किसान विरोधी है वह उनका भी विरोधी है। जब तक कृषि बिल वापस नहीं ली जाते तब तक पूरे देश में किसान प्रदर्शन करते रहेंगे। इस दौरान किसान समर्थकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही राकेश टिकैत जिंदाबाद के नारे भी यहां पर सुनने को मिले। मोहाली में मनरेगा कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। इन कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें शीघ्र स्थायी किया जाएगा, लेकिन ऐसे किया गया नहीं किया। अब इन कर्मचारियों ने घोषणा की है कि आने वाले स्वतंत्रता दिवस को वह काले दिवस के रूप में मनाएंगे।
मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं को नियमित करवाने की मांग को लेकर वीरवार को मोहाली ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग के दफ्तर के बाहर पक्का मोर्चा लगा दिया और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की जगह काला दिन मनाने का आह्वान किया है। मोहाली ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग के दफ्तर के बाहर तपती सड़क पर मनरेगा कर्मचारियों ने स्थायी करने की मांग को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मनरेगा कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से उनकी मांगों को जानबूझकर पूरा नहीं किया जा रहा है। मनरेगा कर्मचारियों ने कहा कि सरकार के नुमाइंदे, मंत्री व पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारी को वह अपनी मांगों के बारे में बता चुके हैं और उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, जबकि सरकार इस बार गांवों के विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही है। लेकिन जिन कर्मचारियों ने विकास को संभव किया है, उनकी 4.5 साल से सरकार ने सुनवाई नहीं की है। जब तक कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को पूरा नहीं किया जाता, वह वापस घरों को नहीं जाएंगे और 15 अगस्त का दिन काले दिवस के रूप में मनाएंगे। चंडीगढ़ में आखिरकार कॉलेज खुल गए, छात्रों में उत्साह देखने को मिला, खुशी नजर आई। यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए छात्र नजर आए और छात्रों का यह भी कहना था कि ऑनलाइन में बेशक पढ़ाई हो रही थी, लेकिन ऑफलाइन में जो पढ़ाई हो सकती है या जो समझ आ सकता है वह ऑनलाइन में नहीं आ सकता। चंडीगढ़ में वीरवार से कॉलेज खुल गई, इसके कारण बड़े दिनों बाद कॉलेज में स्टूडेंट्स आए। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों की पालना करने की बात कही गई थी, इसके बाद भी कॉलेज आने की अनुमति दी गई थी। कोरोना वैक्सीन जिन स्टूडेंट्स को लग गई है, जिसके अंतर्गत उन्हें कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लगी हो, उन्हीं स्टूडेंट्स को कॉलेज में प्रवेश करने दिया गया। इसके लिए नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए थे, जो कि नियमों का पूरा पालन किए जाने की बात का ख्याल रख रहे थे। हमारे यहाँ आज कॉलेज का फर्स्ट डे था और हमने कोविड के नाम्स का ध्यान रखते हुए और सावधानी बरतते हुए सिर्फ BA सेकेंड ईयर या सेकेंड ईयर की क्लासेस के बच्चों को ही बुलाया है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि फ़र्स्ट डे हमारे कॉलेज में बच्चों का टर्नआउट बहुत अच्छा रहा। अभी तक 150 से ऊपर लगभग बच्चे आ चुके हैं कॉलेज में और SOP का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हम उन बच्चों को एंट्री देने के लिए हमने सबसे पहले उनके वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, कम से कम 1 वैक्सीन उनको लगी होनी चाहिए। उसके अलावा उन बच्चों को ये भी देखा जा रहा है कि सारे मास्क लगाए हुए हों, ये भी देखा जा रहा है कि प्रॉपर सैनिटाइज़ करें वो अपने हाथों को। बहुत सारी सैनिटाइज़र मशीनें हमने लगाई हुई हैं। तो SOP के साथ हम सुरक्षित रूप से इस कॉलेज को आज खोले हुए हैं और जैसा टर्नआउट है मुझे लगता है कि कॉलेज जो है वो बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगा। और अभी तक हमारे कॉलेज में SOP के हिसाब से हमने व्यवस्थाएं जो की हैं तो सबसे कम केसेस भी हमारे कॉलेज में ही निकले हैं। तो मुझे लगता है कि हम सावधानीपूर्वक बहुत अच्छे ढंग से चला पाएंगे कॉलेज। इस दौरान कॉलेज में आए स्टूडेंट्स से हमने बात की तो काफ़ी खुश नजर आए, जिनका कहना था कि बेशक ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, लेकिन कॉलेज आने का अपना ही एक अलग एहसास है। ऑफलाइन जो पढ़ाई में समझ आता है वह ऑनलाइन में नहीं। और कई महीनों बाद फ्रेंड से मिले हैं। हालांकि इस दौरान स्टूडेंट्स कोरोना नियमों की पालना कर रहे थे और उचित दूरी की पालना करते हुए भी कुछ हद तक नजर आए। मेरा नाम मनदीप कौर है। अब कॉलेज खुले हैं 2 साल बाद, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, दोबारा सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। जो ऑनलाइन नहीं समझ आता था तो सर के सामने फेस टू फेस अच्छा समझ आ रहा है सर। क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा कम था, ऑनलाइन इतना नहीं समझ आता, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि समझ आएगा अब सब स्टडी बेस्ड। कॉलेज में पूरा प्रोटोकॉल हो रहा है पूरी तरह से? प्रोटोकॉल, कोविड के प्रोटोकॉल पूरे नियम? हाँ सर, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, हम अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, सब इतना बल्कि इतना साथ साथ जुड़ कर नहीं बैठते, सब अच्छे से चलते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, फिर कॉलेज खुले हैं। और पढ़ाई कैसे हो रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है यहाँ पर, वैसे सोशल डिस्टेंसिंग हर एक मतलब कोविड के हर एक चीज़ को फॉलो करा जा रहा है यहाँ पे, नॉर्म्स वगैरह को बहुत अच्छे से। काफ़ी टाइम के बाद अगर कॉलेज खुल रहे हैं तो सारे लोगों को मतलब नॉलेज मिलेगी अब कम से कम। एटलीस्ट ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत होती थी पर ऑफलाइन में नहीं होगी। अच्छा फील हो रहा है, समझ आ रहा है, टीचर समझा रहे हैं अच्छा, और सबको वैक्सीन लगा के कॉलेज आना चाहिए और वैक्सीनेट ज़रूरी है और स्टार्ट हो जाएंगे क्लासेस, अच्छा रहेगा। आप पहले ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, आप ऑफलाइन टीचर होती है, किस तरह से फील हो रहा है? ऑनलाइन में तो बहुत रेयर समझ आता था, बट ऑफलाइन में अच्छा समझ आता है, एक दूसरे को जानते हैं, टीचर से पहचान लेते हैं, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अच्छा समझा रहे हैं। दूसरे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वैक्सीन लगवा के कॉलेज आना स्टार्ट करें, रेगुलर 2 साल हो गए घर में। वहीं सेक्टर 46 कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आभा ने
बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास की जगह ऑफलाइन ज़्यादा क्लासेस पसंद आ रही हैं, इसमें ज़्यादा पढ़ाई समझ में आती है। कोरोना का कोई नुकसान हुए हैं तो उसके फ़ायदे भी हुए हैं और अच्छी तरह से जो पढ़ाई होगी वह फिज़िकल ही हो सकती है। ऐसे है कि इसमें तो कोई है ही नहीं दो राय कि जो फिज़िकल क्लासेस हैं उस वो डेफिनेटली जो टीचर्स आर एबल टू कम्युनिकेट विद देयर स्टूडेंट्स इन अ मच बेटर वे। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ उनकी क्वेरी है वो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट द टीचर कैन क्लियर, ठीक है, वो तो है ही है। और एक मैं कह सकती हूँ कि एक जो सोशल हमारा रिलेशनशिप है टीचर और शिष्य का और स्टूडेंट का, वो भी ऐसे ही बन पाता है। नो डाउट कोविड करके हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी और उसमें उसका एक प्लस पॉइंट ये रह गया कि हम टीचर्स को भी एक अपडेट हो गए हम। सो एक जो वो ऑब्सोलीट वाला है इसमें वो ख़त्म हो गया एंड बहुत सारे जो अगली पुरानी जनरेशन के भी जो टीचर्स थे उनको सब पता लग गया कि कैसे हमने स्लाइड्स बनानी है, प्रेजेंटेशंस देनी है और कैसे बच्चों की अटेंडेंस लेनी है। सो दैट वाज द ओनली प्लस पॉइंट। कुछ देर के लिए ये ठीक था लेकिन अल्टीमेटली जो अच्छी तरह से जो पढ़ाना है ऑफ कोर्स फिजिकल क्लासेस ही हैं मेरे हिसाब से। So combination of both can also work. Like in case we are having physical classes, फिर भी हम presentations करते हैं, PPTs देते हैं, लेकिन वो आमने सामने का एक जो एक बनता है वो नहीं। मैडम मैं कुछ प्रोफेसरों से टीचरों से बात भी की, वो कहते हैं 2 साल के अंदर हम अपने बच्चों को मिस कर रहे थे जैसे हम अपने बच्चों को। बिल्कुल डेफिनेटली इवन आई वाज मिसिंग। आज मैं अभी यहीं पे बैठे हुए मैंने कैमराज में देखे कि बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, हालांकि थोड़े से बच्चे हैं, अराउंड 100 हैव कम बाय 10:30 अराउंड 33 स्टूडेंट्स वर देयर। मैंने पता किया सोशियोलॉजी के 2 सेक्शंस हैं, एक में 17 बच्चे बैठे थे, एक में कुछ बच्चे और बाकी क्लासेस के भी थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो एटलीस्ट हमने बच्चों को तो देखा है, क्योंकि खाली इंस्टीट्यूशन आते तो हम रोज़ रहे हैं। पिछले साल से एक दिन नहीं हुआ कि हमारे को छुट्टी मिली हो टीचर्स को, हम यहीं आ रहे थे, बट वी वर डेफिनेटली मिसिंग आवर स्टूडेंट्स। देखिए बिना बच्चों के तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है ही नहीं है, जो एक बेस है वो ही नहीं होता। तो स्टूडेंट्स हैं तो हम हैं तो फिर। पंचकूला के कैफे और क्लब संचालकों के आरोपों को यूथ कांग्रेस नेता दीपांशु बंसल ने निराधार बताया है, खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि न सिर्फ पंचकूला में बल्कि हरियाणा प्रदेश में ही हुक्का बैन है, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी हुक्का बैन किया गया है, लेकिन यह कैफे और क्लब संचालक सरकार का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस युवा नेता दीपांशु बंसल ने सभी आरोपों को नकार कर कहा है कि किसी हुक्का बार के पास परमिशन नहीं है। पंचकूला में क्लब और कैफे संचालकों द्वारा कांग्रेस के कई नेताओं पर संगीन आरोप लगाए गए थे। इस पर कांग्रेस नेता दीपांशु बंसल का कहना है कि जिला पंचकूला ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में किसी हुक्का बार के पास हुक्का परोसने की अनुमति नहीं है। इसके लिए ड्रग्स विभाग द्वारा ITI में जवाब भी दिया गया है। तो माननीय हाईकोर्ट में भी प्रदेश सरकार ने बताया है कि प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध है। इसके तहत हाईकोर्ट द्वारा भी सभी हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ ड्रग्स विभाग ने RTI में बताया है कि ना तो हर्बल और ना ही किसी निकोटीन फ्लेवर्ड हुक्का को बेचने के लिए अनुमति किसी के पास भी जिले में नहीं है। पंचकूला के अंदर कुछ हुक्का बार संचालकों द्वारा एक समूह बनाकर एक प्रेस वार्ता की गई है और उसके अंदर उन्होंने जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं वो बिना किसी तथ्य के आधार पर लगाए गए हैं और सभी आरोप निराधार हैं और ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि अब जब सख्त कार्रवाई हो चुकी है, इनका नशे का कारोबार जो बंद हो चुका है उसको लेकर ये झुंझला गए हैं और उसके बीच में हड़बड़ाहट में आकर ये बिना तथ्यों के आधार पर निराधार आरोप मेरे ऊपर लगाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके मार्फत बताना चाहता हूँ, ना तो किसी व्यक्ति विशेष के साथ मेरी कोई दुश्मनी है और ना ही किसी व्यक्ति विशेष के साथ मेरी कोई दोस्ती है। ये जो पूरा मामला है अवैध हुक्का बारों का, इसको लेकर हम पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको लेकर माननीय हाईकोर्ट तक का हम दरवाज़ा जनहित याचिका के माध्यम से खटखटा चुके हैं और जिसके अंदर माननीय हाईकोर्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने बाकायदा ये एफिडेविट देकर कहा है कि पूरे जिला पंचकूला क्या पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी हुक्का बार को कोई परमिशन नहीं है और ये रेस्ट्रिक्टेड है, बैंड है, इनको कोई परमिशन नहीं है।
और इसके साथ साथ माननीय हाईकोर्ट ने हमें आदेश दिए थे कि अगर कहीं हुक्का बार चलते पाए जाते हैं तो आप लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कीजिए। उसको इन्फॉर्म करने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती होगी वो लोकल अथॉरिटीज़ करेंगे और उसी के आदेशों की पालना के अंदर हम बार बार जहाँ जो लोकल अथॉरिटीज़ है उनको अप्रोच कर रहे हैं। नंबर 2, इसके अंदर हमने आरटीआई डाली थी ड्रग्स विभाग के अंदर, जिसके अंदर माननीय ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा के अधिकारियों ने, चाहे वो आपका रेवाड़ी हो, चाहे यमुनानगर हो, इसी तरीके से पूरे हरियाणा के जो 22 ज़िले हैं, सभी ने मुझे आरटीआई के रिप्लाई में ये बताया कि उनके ज़िले के अंदर कोई भी हुक्का बार परमिटेड नहीं है। फ्लेवर तो बात ही बड़ी दूर की है, हर्बल और निकोटीन की बात तब है अगर कोई परमिटेड है। वो कहते हैं कि ना हर्बल ना फ्लेवर्ड कोई निकोटीन वाला कोई हुक्का बार पूरे हरियाणा के अंदर परमिटेड नहीं है। दीपांशु बंसल ने कहा है कि जब किसी को हुक्का परोसने की अनुमति नहीं है तो ऐसे में किसके संरक्षण व अनुमति से हुक्का बार संचालक हुक्का परोसने का काम कर रहे हैं। दीपांशु बंसल का कहना है कि उनकी लड़ाई नशे के विरुद्ध है, जिसको लेकर अब जब सख्त कार्रवाई होने लगी तो हुक्का बार संचालकों द्वारा नशा कारोबार पर रोकथाम लग गई है। ऐसे में अब निराधार आरोप लगाने का काम शुरू हो गया है। एक हुक्का बार संचालक द्वारा उन पर व अक्षय पर कैफे में हिस्से डालने के आरोप को भी उन्होंने सिरे से नकारते हुए खारिज कर दिया। हुक्का बार संचालक के साथ मेरा कोई लिंक तक नहीं है, जिसका मुझे फ़ोन भी आया, मैंने उससे पोलाइटली बात करी और वो सारी बात उस आदमी ने फेसबुक के ऊपर लाइव के अंदर चलाई है। उस लाइव के अंदर कहीं इस बात का कोई जिक्र नहीं है, बिल्कुल निराधार है। इसको लेकर जो भी लीगल एक्शन आगे बनता होगा हम अपनी लीगल टीम से सलाह कर उस पर भी आगे विचार करेंगे कि किस प्रकार हम इसको लीगली मूव कर सकते हैं। बिल्कुल झूठा और बिल्कुल बेबुनियाद आरोप उन्होंने हमारे ऊपर ही लगाया है बिना मतलब से, कि उनके क्योंकि देखिए जब हम माननीय अनिल विज जी को मिले जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उसके बाद उन्होंने सख्त जब दिशा निर्देश माननीय सीपी और डीसीपी महोदय को दिए, मैं माननीय सीपी डीसीपी महोदय का और माननीय अनिल विज जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उनकी इंटरवेंशन के बाद, उनके द्वारा गंभीरता से इस मामले को लिए जाने के बाद पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि जिले पंचकुले ही नहीं बल्कि पूरे एरिया के अंदर जब सख्ताई की गई तो कहीं पर भी कोई हुक्का नहीं चल रहा। इसको लेकर अब इनमें झुंझलाहट है, इनका जो धंधा है वो ख़त्म हो चुका है। हम कहते हैं रेस्टोरेंट चलाओ, रोटी खिलाओ, लोगों को स्नैक्स खिलाओ, रेस्टोरेंट को चलाओ, कौन रोकता है। पर अगर आप हुक्का चलाओगे जो ऑलरेडी बैंड है, उनके ऊपर कोई परमिशन नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब जब सख्ताई हो चुकी है तो ये लोग परेशान आ चुके हैं, इसीलिए अब ये बयानबाजी आलजलूल कर रहे हैं। पर लेकिन हम इन आलजलूल बयानों से ना तो डरने वाले ना घबराने वाले हैं। हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, नशे के विरुद्ध जो हमारे से लड़ाई बन पाएगी हम वो करेंगे। समाजसेवी आलमजीत सिंह मान ने कहा है कि शीघ्र ही जीरकपुर में किसान भवन बनाया जाएगा। यह किसान भवन किसानी आंदोलन को समर्पित होगा। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ 9 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 25 ਤੋਂ 30 ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕਆਊਟ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ टोटल फंक्शन फ्री होंगे और उन्होंने तो 1 रुपया भी मैं नहीं लूँगा। तो ये थी शहर की घटित ऐसी घटनाएं जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भवन और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।